अपनी पहचान बदलने में वो माहिर था और इसीलिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। कहते हैं उसको बिकिनी किलर इसलिए कहकर पुकारा जाता था क्योंकि उसका शिकार होने वाली खवातीन की लाशें अक्सर बिकिनीज में मिला करती थीं। उस शख्स ने 70 और 80 की दहाइयों में दुनिया के कई ममालिक की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। ये एक बेहद गैर मामूली या यूं कहिए कि एक बहुत ही फिल्मी जिंदगी की दास्तान है। BBC उर्दू की ऑडियो स्टोरी के साथ मैं हूं समरा फातिमा और हम बात कर रहे हैं बदनाम जमाना कातिल चार्ल्स सोबराज की। चार्ल्स सोबराज की उम्र इस वक्त तकरीबन 76 बरस है और वो इन दिनों कत्ल के जुर्म में नेपाल की जेल में कैद है। बात उस वक्त की है जब एशियाई खित्ते में मगरबी ममालिक से आने वाली हिप्पी सयाहों की खास दिलचस्पी हुआ करती थी। महीनों अपने घरों से दूर रहने वाले ऐसे ही बाज हिप्पी सयाह चार्ल्स सोबराज नामी शख्स का शिकार हो गए। अपनी शिनाख्त बदलने की गैर मामूली सलाहियत और नौजवान खवातीन को हदफ बनाने की फितरत के सबब दुनिया सोबराज को द सरपेंट या बिकिनी किलर जैसे नामों से भी जानती है। BBC की एक नई सीरीज द सरपेंट इन दिनों खासी दिलचस्पी से देखी जा रही है। ये 70 और 80 की दहाइयों में धोखेबाजी, लूटमार और कत्ल की वारदातों के लिए दुनिया के कई ममालिक में मतलूब शख्स चार्ल्स सोबराज की जिंदगी पर मुबनी है। फिलहाल नेपाल की जेल में कैद सोबराज पर माजी में इंडिया, थाईलैंड, नेपाल, तुर्की और ईरान में कत्ल के 20 से ज्यादा इल्जामात आयद हुए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2004 से पहले कोई भी सोबराज को कत्ल का मुजरिम साबित नहीं कर सका। वो इसलिए कि सोबराज बेहद शातिर मुजरिम था। माहिरीन के मुताबिक उसके जराइम का तरीका हमेशा एक जैसा रहा। वो सयाहों के दरमियान खुद को जवाहरात और मनशियात के डीलर के तौर पर पेश करता था। मनशियात का इस्तेमाल करने वाले फ्रांसीसी और अंग्रेजी बोलने वाले सयाहों से दोस्ती करता और फिर उन्हें कत्ल कर देता। इन तमाम मामलों में मुतासिरीन को पहले नशे की दवा दी गई और फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। चंद मामलों में उन्हें कत्ल करके उनकी लाशों को जला भी दिया गया। सोबराज ने जराइम का आगाज 1963 में एशिया के दौरे के दौरान किया। उसी दौरान दिल्ली के अशोका होटल में लूटमार के मामले में सोबराज को दिल्ली में पहली बार गिरफ्तार किया गया। असल में जितना मुश्किल सोबराज को पकड़ना था उतना ही मुश्किल उसे फरार होने से रोकना भी था। सोबराज या तो पुलिस को चकमा देकर जेल से फरार हो जाता था या जेल में एहलकारों को रिश्वत देकर तमाम सहूलियात वहीं फराहम करा लेता था। इंडियन जेल में उसके पास टीवी, उम्दा खाना और सिगरेट जैसी तमाम अशिया की फराहमी वो एहलकार यकीनी बनाते थे जिन्हें मुबैना तौर पर सोबराज ने रिश्वत देकर दोस्त बनाया हुआ था। दिल्ली में होने वाली पहली गिरफ्तारी के बाद सोबराज जेल से फरार होने में कामयाब रहा था। हुआ कुछ यूं कि अपेंडिक्स के दर्द का बहाना करके वो जेल से अस्पताल पहुंचा और वहां से फरार होने में कामयाब रहा। अगली बार 1976 में जब वो दोबारा गिरफ्तार हुआ तो 10 बरस बाद जेल से भागने का कहीं ज्यादा खतरनाक तरीका इख्तियार किया। सोबराज ने जेल में एक दावत का इनेकाद किया। इस दावत में कैदियों के अलावा जेल के एहलकारों को भी मदऊ किया गया। दावत में खिलाए जाने वाले बिस्किट्स और अंगूरों में नींद की दवा मिला दी गई थी। थोड़ी देर बाद सोबराज और उसके साथ 4 मजीद कैदियों के अलावा बाकी सब निढाल हो गए। इस तरह सोबराज और 4 कैदी जेल से फरार हो गए। उस दौर के अखबारों के मुताबिक सोबराज के तकब्बुर की उस वक्त ये हद थी कि जेल के बाहर दरवाजे पर उसने तस्वीर भी खिंचवाई। सोबराज अल्फाज का खेल बहुत अच्छी तरह जानता था। रिचर्ड नेवल की लिखी सोबराज की सवाने हयात में उसने कहा था, जब तक मेरे पास लोगों से बात करने का मौका है मैं उन्हें बहला फुसला सकता हूँ। सोबराज इंडिया के अलावा अफगानिस्तान, ईरान और यूनान की जेलों से भी फरार होने में कामयाब रहा। वो ये भी जानता था कि उसे किन ममालिक की पुलिस के हाथ नहीं आना है, क्योंकि उन ममालिक में कत्ल साबित होने पर उसे मौत की सजा दी जा सकती थी। मिसाल के तौर पर थाईलैंड में। इंडिया में सोबराज की दूसरी बार गिरफ्तारी 1976 में फ्रांसीसी सयाहों को जहर देने के मामले में हुई थी, जिसके बाद वो 20 बरस इंडियन जेल में कैद रहा। असल में सजा इतनी तवील नहीं थी और इंडिया में सजा खत्म होने पर सोबराज को थाईलैंड की पुलिस की तहवील में दिया जाना था। सोबराज को मालूम था कि थाईलैंड में अगर कत्ल साबित हो गया तो उसे मौत की सजा मिल सकती है। इसलिए इंडिया में सजा मुकम्मल होने से कुछ अरसा कबल ही सोबराज जेल से फरार हो गया
और कुछ रोज बाद दोबारा जब पकड़ा गया तो उसकी सजा 10 बरस और बढ़ा दी गई। इस तरह इंडिया की जेल में 20 बरस मुकम्मल होने के बाद 1997 में जब सोबराज रिहा हुआ, तब तक थाईलैंड में उसके खिलाफ वारंट की मियाद खत्म हो चुकी थी। सोबराज का जिक्र निकले और हरमन क्नेपनबर्ग की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं। असल में सोबराज पर जो मुकदमात चले उनमें एक डच सफारतकार की तफ्तीश ने अहम किरदार अदा किया था। उनका नाम हरमन क्नेपनबर्ग था। वो उस दौर में थाईलैंड में तैनात थे। सोबराज पर मुख्तलिफ औकात में कत्ल के 20 से ज्यादा इल्जामात आयद हुए। ऐसे ही 2 मुतासरीन नेदरलैंड्स के शहरी थे। इस जोड़े को थाईलैंड में कत्ल करके जला दिया गया था। उन दोनों की हलाकत की अपने तौर पर तफ्तीश करने वाले डच सफारतकार हरमन क्नेपनबर्ग और उनकी अहलिया एंगला केन ने सोबराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने और जराइम की तफ्तीश में मुख्तलिफ ममालिक के ताउन के बैनुल-अक़वामी इदारे इंटरपोल की नज़र में ये मामला लाने में अहम किरदार अदा किया। क्नेपनबर्ग ने अपनी तहकीकात के दौरान सोबराज के खिलाफ जो तस्वीर और पासपोर्ट्स हासिल किए थे, उन्हें आखिरकार नेपाल में सोबराज के खिलाफ मुकदमे में इस्तेमाल किया गया। अब आपको बताते हैं कि मामला नेपाल तक पहुंचा कैसे। 1997 में इंडिया की जेल में अपनी सजा मुकम्मल करने के बाद 2003 में सोबराज एक बार फिर नेपाल पहुंचा, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले सोबराज 70 की दिहाई में अपनी उस वक्त की गर्लफ्रेंड मरी एंडी लेक्रेक के साथ नेपाल का सफर कर चुका था। सोबराज पर नेपाल में कत्ल के इल्जामात थे, इसलिए उसके बारे में बहुत सी कयास आराइयां की जाती हैं कि आखिर वो खुद ही नेपाल क्यों चला गया, और इसकी असल वजह तो शायद वो खुद ही जानता होगा। सोबराज पर 28 बरस कबल फर्जी पासपोर्ट पर नेपाल जाने और कनेडियन शहरी और एक अमरीकी खातून के कत्ल के इल्जाम थे। सोबराज ने तब भी इन इल्जामात को मुस्तरद किया, लेकिन पुलिस का दावा था कि उनके पास माकूल सबूत मौजूद हैं। इन मुकदमात में सोबराज की गर्लफ्रेंड मरी एंडी लेक्रेक के बयान ने अहम किरदार अदा किया। असल में जब सोबराज को इंडिया में गिरफ्तार किया गया था, तब उनकी गर्लफ्रेंड मरी एंडी लेक्रेक भी गिरफ्तार हुई थी। 1976 में इंडिया में गिरफ्तारी के वक्त मरी ने जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने कबूल किया था कि उन्होंने थाईलैंड में भी सोबराज की जराइम में मदद की थी। मरी ने सोबराज के साथ फर्जी पासपोर्ट पर नेपाल जाने और इस दौरान होने वाले कत्ल की तफसीलात भी पुलिस को बताई थी। उनके इस बयान ने नेपाल में सोबराज का जुर्म साबित करने में अहम किरदार अदा किया। हालांकि जब ये मुकदमा चला, तब तक मरी हयात नहीं थी। कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर 1984 में उनकी मौत हो चुकी थी। बिल आखिर नेपाल में सन 2004 में सोबराज को दिसंबर 1975 में किए गए एक कत्ल के जुर्म में कैद की सजा सुनाई गई। अगले चंद वर्षों में इस सजा के खिलाफ सोबराज ने 2 अपीलें की जो मुस्तरद हो गईं। सन 2014 में नेपाल की एक अदालत ने सोबराज को दिसंबर 1975 में किए गए एक दूसरे कत्ल में मजीद 20 बरस कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ मुजरिम ने कोई अपील नहीं की। कहा जाता है कि मरी सोबराज से बहुत मोहब्बत करती थी और थाईलैंड में जब वो मुकामी खवातीन के साथ ताल्लुकात कायम करता था, तो वो खुद उन मुआशिकों को कारोबार के लिए जरूरी बताकर नजरअंदाज कर दिया करती थी। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल में सजा के दौरान भी एक नेपाली खातून निहिता बिस्वास ने दावा किया था कि उनकी और चार्ल्स की जेल में शादी हो गई है। हालांकि जेल के एहलकार निहिता के इन दावों को मुस्तरद करते हैं। सोबराज के दिल में अपने वालिद के खिलाफ बहुत गुस्सा था। सोबराज के वालिद ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैं आपको इस बारे में अफसोस जाहिर करने पर मजबूर कर दूंगा कि आपने एक वालिद होने का फर्ज अदा नहीं किया। चार्ल्स सोबराज की वालिदा का ताल्लुक वियतनाम से था और वालिद इंडियन थे। उन दिनों साइगोन पर जापान का कब्जा था। फ्रांसीसी कॉलोनी होने के सबब उन्हें फ्रांसीसी शहरियत हासिल हो गई। वियतनाम के शहर साइगोन में 6 अप्रैल 1944 को पैदा होने वाले चार्ल्स सोबराज की परवरिश फ्रांस में हुई थी, लेकिन जराइम के लिए उसने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का, खास तौर पर एशियाई ममालिक का रुख किया। सन 2015 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म मैं और चार्ल्स में चार्ल्स सोबराज का किरदार अदा करने वाले रणदीप हुडा ने दावा किया था कि अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का मशहूर डायलॉग सोबराज की जिंदगी से मुतासिर था। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है।